जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के गति के 3 नियम होते हैं। आज हम तीनों ही नियम को अच्छे से समझेंगे। न्यूटन्स का पहला नियम जिसमें हम इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं। न्यूटन्स के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन का दूसरा नियम न्यूटन सेकंड लॉ, इससे हमें बल का फॉर्मूला मिलता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ जिसमें हम एक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हमें इससे बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है। तो अब हम देखते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का प्रथम नियम। आइए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का प्रथम नियम। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि गैलीलियो ने जड़त्व के बारे में सबसे पहले विस्तार से बताया था। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इन जो गति के तीनों नियम है उनको रखा था, तो इसलिए मतलब इसको भी याद रखना। तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब ये जड़त्व क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया किसी वस्तु द्वारा अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध ही जड़त्व कहलाता है। अवस्था परिवर्तन, मान लो यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति में ही रहना चाहेगी जब तक उसे रोकने के लिए कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु रुकी हुई है यानी भ्रामावस्था में है तो वह रुकी हुई रहना चाहेगी जब तक उसे गति में लाने के लिए बाह्य बल ना लगाया जाए। अब ये बाह्य बल क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। बाह्य बल वस्तु के संपर्क में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जैसे संपर्क में कहाँ पे होगा? जैसे अगर हम गेंद को हाथ से फेंकते हैं तो यहाँ पर हमारा जो बाह्य स्रोत क्या है? हाथ है हमारा। हमने हाथ से बल लगाकर गेंद फेंका तो यहाँ पर तो वस्तु के संपर्क में था। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर हम किसी पत्थर को छत से फेंक रहे हैं तो वो हम उसे मतलब नीचे फेंकने के लिए हम धक्का नहीं लगा रहे, हम उसे ऐसे छोड़ देंगे वो नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर भी तो कोई बाह्य बल लगा होगा, लेकिन वो बाह्य बल हमारे हाथ के द्वारा नहीं लगा। पृथ्वी का भी तो गुरुत्वीय बल है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है, तो यहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वीय बल लगा है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वीय बल वस्तु के संपर्क में नहीं है। और दूसरी ओर अगर हम देखें, तीसरा एग्जाम्पल चुंबकीय बल। दो चुंबक को अगर हम एक निश्चित दूरी पर रखें तो वो दोनों चुंबक एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हमने उन्हें चिपकाने के लिए उन्हें धक्का तो दिया नहीं है, बल तो बाहर लगाया नहीं, तो उनके बीच भी तो कोई फोर्स कार्य कर रहा होगा, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। अब इतना देखने के बाद अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया दो प्रकार की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अब हम इन्हें देखते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के प्रकार। इनर्शिया दो प्रकार की होती है, जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो पहले हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि विराम का जड़त्व। या इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होगा कि वस्तु विराम अवस्था में है, अब वो गति में आएगी। तो इसका पहला एग्जाम्पल है कि यदि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति मोटरसाइकिल के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? ये तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं। क्यों? अगर भैया मोटरसाइकिल के साथ हमारा नीचे का हिस्सा है वो मोटरसाइकिल के साथ संपर्क में है, ऊपर का हिस्सा संपर्क में नहीं है। जब मोटरसाइकिल अचानक आगे बढ़ी तो हमारा जो नीचे का हिस्सा है, कमर के नीचे का हिस्सा, वो भी मोटरसाइकिल के साथ संपर्क में, तो वो भी गति में आएगा। लेकिन ये ऊपर का हिस्सा तो रेस्ट में पहले भी था, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसीलिए ये ऐसे बढ़ेगा और ये ऊपर का हिस्सा पीछे की ओर गिर जाएगा। तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ जाएगा। अब वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल, गिलास के ऊपर रखे, कपबोर्ड के ऊपर रखे सिक्के गिलास में गिर जाएगा यदि हम कपबोर्ड को अचानक खींच देंगे, तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। कंबल में उपस्थित धूल कण रेस्ट में होते हैं, जब तक हम उसे झाड़ेंगे नहीं तब वो मोशन में आएंगे, और वैसे भी कैसे हैं? रेस्ट में है, तो ये हो जाएगा। वैसे अगर हम पेड़ में जो फल लगे हैं वो भी किस अवस्था में? रेस्ट में है, विरामावस्था में। जब हम उसको हिलाएंगे तब वो मोशन में आएंगे। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। अब हम दूसरा देखते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया का सेकंड टाइप, इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि गति का जड़त्व। गति का जड़त्व में क्या है? अब कोई वस्तु गति अवस्था में होगी, अब उसे बल लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। तो अब देखते हैं हम इनर्शिया ऑफ मोशन। गतिमान अवस्था में उपस्थित मोटरसाइकिल को अचानक रोकने पर पीछे बैठे व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना। ये देखिए, अब ये नॉर्मल है, आप खुद दिमाग लगाइए।
अगर मोटरसाइकिल चल रही है, अगर हम उसे रोकेंगे, जब तक मोटरसाइकिल चल रही थी तब तक पीछे बैठा व्यक्ति भी गति अवस्था में था। जैसे ही मोटरसाइकिल को रोकेंगे तो उसको जो नीचे का हिस्सा है, कमर के नीचे का हिस्सा है, वो मोटरसाइकिल के संपर्क में, तो वो भी रुक जाएगा। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो अभी भी गति में रहना चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा। इसीलिए क्या होता है कि जब मोटरसाइकिल के अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि ये हिस्सा तो रेस्ट में आ गया जब रुकी, लेकिन ये हिस्सा आगे का हिस्सा अभी भी मोशन में रहना चाहता है, इसलिए व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। सेकंड है तेजी से दौड़ते हुए व्यक्ति को अचानक रुकने पर गिर जाना। यदि कोई रेसर है, वो बहुत तेजी से भागता हुआ है, अचानक नहीं रुक सकता है, अगर अचानक रुकेगा तो वो गिर जाएगा। इसके लिए उसे अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे और दौड़कर फिर धीरे धीरे आगे चलकर रुकना होगा, क्योंकि अगर वो अचानक रुकेगा उसके पैर तो रेस्ट में आ जाएंगे अचानक रुकने से, लेकिन उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो एकदम रेस्ट में नहीं आ पाएगा, इसीलिए वो आगे की ओर गिर जाएगा। इसीलिए अगर उसे रुकना है तो उसे थोड़ा धीरे धीरे भागना पड़ेगा आगे पहले शरीर कंट्रोल करने के लिए। इसी प्रकार हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया मोशन देख लिया। अब हमने इस न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसमें देखा कि हमें बल के बारे में पता चला था, मतलब हमें किसी वस्तु की धक्का, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए भी हमें बल लगाना पड़ रहा था, किसी को रोकने के लिए भी बल लगाना पड़ रहा था। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि न्यूटन के हमें फर्स्ट लॉ से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ये क्वेश्चन हमसे पूछता भी है कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है या बल का सूत्र मिलता है। तो बल का सूत्र तो हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलेगा, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें बल की परिभाषा मिलती है। अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब हम देखते हैं न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें पता चलता है संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। संवेग को हम P से लिखते हैं मोमेंटम, इसको हम अगले वीडियो में मोमेंटम की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1, तो ये तो हो गया संवेग परिवर्तन, लेकिन हमें संवेग परिवर्तन की दर चाहिए तो अपॉन में T। संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। तो ये तो संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, ये तो प्रोपोर्शनल का साइन है। अब यहाँ पे इक्वल लाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट k लेते हैं, लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं कि F बराबर P2 माइनस P1 अपॉन T, क्योंकि k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं F बराबर P2 माइनस P1 अपॉन T। एक तो हमको ये मिल गया। दूसरा, जब इसका हम अवकलन करने के बाद हमको जो मिलता है F बराबर dp बाई dt, तो अब उसको हम डायरेक्ट ले लेते हैं अवकलन करके। तो आप अवकलन करना तो आप लोग जानते ही होंगे, तो F बराबर लिख लेते हैं dp बाई dt। अब ये P मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। मोमेंटम को हम P से लिखते हैं, P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब इस P की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, P बराबर d बाई डी टी है, यहाँ पे लिख P बराबर लिख दो mv। तो मास को हम भाग ले लेते हैं, फिर बचेगा dv बाई डी टी। F बराबर m ले लिया बाहर, dv बाई डी टी। dv बाई डी टी वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन होता है त्वरण के बराबर। रेट ऑफ चेंज इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो हमने यहाँ पे dv बाई डी टी की जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा ma। तो हमें ये मिल गया बल का फॉर्मूला। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का फॉर्मूला यानी बल का सूत्र मिलता है, और न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये हो जाएगा, न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है और न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र यानी फॉर्मूला मिलता है। अब हमने जब किसी भी वस्तु का मास तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कितनी भी छोटी वस्तु उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है। कोई वस्तु का जब एक्सीलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा। किसी भी वस्तु का फोर्स दो कंडीशन में जीरो हो सकता है, या तो वो वस्तु बिल्कुल ही उस पर बल ना लग रहा हो तब जीरो हो सकता है, और या तो उसका एक्सीलरेशन जीरो तब होगा। और एक्सीलरेशन जीरो कब होगा, जब वो वस्तु नियत वेग के साथ गति कर रही हो, यानी कि उसका जो वेलोसिटी हो वो कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट।
वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसका एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, और जब एक्सीलरेशन जीरो होगा तो जब हम यहाँ ए रखेंगे तो एफ भी, फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये हो गया। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें मतलब पता चलता है कि किसी वस्तु पर हमें बल अधिक लगाना है या कम। अब हमें किसी गेंद को दूर तक फेंकना है तो हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर हमें उसे थोड़ी दूर तक फेंकना है तो उसे हमें कम बल लगाना होगा, थोड़ा बल लगाना होगा। तो बल कम या ज़्यादा लगाना है ये भी डिपेंड करता है न्यूटन के दूसरे नियम पर। तो अब हम देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। आइए अब हम देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स के तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन। ये एक्शन रिएक्शन क्या होता है, जैसे अगर हम किसी के हमने थप्पड़ मारा तो हमारे जो हाथ पर हुआ वो एक्शन, हमारे हाथ के द्वारा वो एक्शन हुआ, और उसके गाल पर क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो एक्शन और रिएक्शन है ये दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, किसी भी एक वस्तु पर नहीं लग सकते हैं। अब जितना और एक्शन और रिएक्शन मतलब अलग अलग वस्तुओं पर लगेंगे लेकिन बराबर लगेंगे। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में होते हैं। जैसे हमने किसी के थप्पड़ मारा, जितना दर्द उसके गाल में होगा उतना ही दर्द हमारे हाथ में होगा, उतनी ही चोट हमारे हाथ में होगी। लेकिन दर्द कम इसलिए होता है क्योंकि गाल का अगर तल देखें और हाथ की जो तल देखें उसमें काफ़ी अंतर है। मतलब हाथ की जो गद्दी होती है वो मोटी होती है और गाल इसलिए हाथ पर मतलब इतना तेज नहीं महसूस होता है, लेकिन चोट हमको बराबर लगती है। तो न्यूटन्स के जो तीसरे नियम से हमें पता चलता है कि जो चोट है, चोट लगेगी वो बराबर ही लगेगी, वो महसूस कम या ज़्यादा हो सकती है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि बल हमेशा जोड़े में हो सकता है, बल कभी भी हमेशा अकेले नहीं हो सकता है। तो अब हम इसके न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर झटका लगता है। जब बंदूक से गोली चलाती बंदूक आगे चलती लेकिन एक झटका पीछे की ओर लगता है, एक्शन आगे हुआ, रिएक्शन पीछे की ओर हुआ। तो ये भी तीसरे नियम का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, जब रॉकेट को ऊपर छोड़ा जाता है तो वो नीचे पीछे की ओर नीचे की ओर बल लगाता है, तब वो आगे की ओर जाता है। तो रॉकेट का सिद्धांत भी न्यूटन्स के तीसरे नियम पर आधारित है। अब तीसरा देख लेते हैं। कुएं से पानी खींचते वक्त अचानक यदि रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाएगा। क्यों भाई, जब हम रस्सी से खींच रहे थे मतलब हम एक्शन कर रहे थे, उधर से विपरीत दिशा में रिएक्शन फोर्स भी कार्य हो रहा था, लेकिन जैसे ही रस्सी टूटी रिएक्शन फोर्स तो नहीं लग रहा, एक्शन फोर्स लगा, तो एक्शन फोर्स के कारण हम पीछे की ओर गिर गए। तो ये सारे जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये न्यूटन के तीसरे नियम पर है। इसी तरह न्यूटन का तीसरा नियम भी हो गया। तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देख लिया है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।